इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग नॉट जस्ट बिकॉज देश में एक ऐसी पार्टी का रूल है जो आपको पसंद नहीं, ना ही इसलिए क्योंकि देश में अपोजिशन एग्जिस्ट करता है जो आपको पसंद नहीं, या फिर आपको वो पसंद नहीं जो आपके रिलीजन का नहीं है। कारण ये है कि इंडिया इज गेटिंग वीकर फ्रॉम एवरी साइड डे बाई डे। आज की बारिश होगी तो पानी भर जाता है, वो पानी घर में पानी घुस जाता है। इंसान गरीबी देना ही नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर गया। 13 साल में दवाखाने में निकाली, रास्ते पे भीख मांग के खाया, 100 महीने का हाथ में बचा। इंडिया में हर क्षेत्र में करप्शन अपने चरम पर है। इंडिया में पॉलिटिकल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, रीजनल हर तरह से खोखलापन बढ़ रहा है। Average AQI reading in the city is 488, almost 5 times the advised levels. But don't worry, our politicians are on the job. They're making memes to mock each other. और ये जो दलील है विश्वगुरु होने की, ये एक सियासी चाल है। ये जो दलील है हिंदुओं को बचाने की या हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये बस एक झूठ है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत में कितने देश हैं? हम बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इस देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, बल्कि खतरे में पूरा देश है। और इस देश को खतरा किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों से है। जिस जातिवाद, धार्मिक विवाद और अंधविश्वास ने हमें तब गुलाम बनाया, वो सब कुछ आज भी जिंदा है और सिर्फ कुर्सी के लिए और सियासत के लिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि कुर्सी बचाने के लिए डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेला जा रहा है, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए डिवाइड एंड रूल वाला गेम सबसे प्रूवन तरीका है। झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। आप मेरी एक बात याद रखिए कि ग्रीड ऑफ पावर इज बिगर देन द ग्रीड ऑफ मनी। पैसा कई रास्तों से कमाया जा सकता है, पर पावर के लिए लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, और लोगों को कंट्रोल करने के लिए लोगों को डराना पड़ता है, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति कभी सवाल नहीं करता। और ये डिवाइड एंड रूल वाला सिद्धांत किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को पावर तो देता है, पर पूरे देश को खोखला कर देता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आज इंडिया के साथ, बट नो वन इज केयर अबाउट इट। बट आज हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे, हर उस पहलू पर बात करेंगे जिस पर बात होनी चाहिए। साथ ही बात करेंगे उन नेताओं की जिन पर करप्शन चार्जेस हैं, पर पार्टी बदलते ही इन लोगों को अचानक से क्लीन चिट मिल जाती है। ऑल्सो जानेंगे इस देश की बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की जड़ को। लास्ट में बात करेंगे सोल्यूशन की और पहुंचेंगे कैसे कंक्लूजन पर कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये देश छोड़ना ही पड़ेगा। भारत को आजाद हुए आज 78 साल हो चुके हैं, जिसमें से 54 साल कांग्रेस ने राज किया और 54 बार लोगों ने इनको चुना। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोई अनोखा काम कर दिया हो। नेहरू जी ने IITs बनवाए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हम टेक्नोलॉजी में डोमिनेट कर सके। ऊपर से कांग्रेस के शासनकाल में जितने स्कैम हुए हैं उतने किसी भी शासनकाल में नहीं हुए। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, ऐसे कई सारे स्कैम्स की एक लड़ी बना चुके हैं ये लोग, पर फिर भी इन्होंने 54 सालों तक रूल किया। क्यों? क्योंकि इंडिया में भेड़ चाल चलती है, सवाल नहीं। इंडिया की पॉलिटिक्स का इतिहास बहुत ही ज्यादा काला रहा है, पर आज हम सिर्फ वर्तमान की बात करेंगे। ये हैं सर अशोक चव्हाण, जिन पर CBI द्वारा FIR दर्ज की गई थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में। और जब ये मामला सामने आया था तब कई सारे बीजेपी लीडर्स ने खुलकर इनको क्रिटिसाइज किया। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने जब इन पर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन नहीं दी, तब देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया, prima facie case of quid pro quo which fits into the legal framework. Why the governor has refused to give permission to prosecution is really a $1 million question. मार्च 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने खुद नाम लेकर इन पर कई सारे अटैक्स किए अपने भाषण में। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? पर ठीक है, करप्शन के खिलाफ बोलना तो अच्छी बात है, पर 10 साल बाद अशोक चव्हाण जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और तब देवेंद्र फडणवीस का बयान कुछ ऐसा था। असे ज्येष्ठ नेते माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब हे आज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करता आहेत। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या?
और इस बयान को देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इन लोगों को आपके बेईमान या ईमानदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है कि आप इनकी पार्टी के हैं या नहीं। ये लोग वही बात बोलते हैं जिनसे इनकी कुर्सी बची रही। सच और झूठ बाद में तय किया जाता है। और अब आपको क्या लगता है कि इन पर इन्वेस्टिगेशन होगी? शायद नहीं, क्योंकि अगर सिस्टम ऐसा होता कि इन पर इन्वेस्टिगेशन होनी होती तो कब की हो गई होती, पर नहीं हुई तो शायद आगे भी नहीं होगी। इट इज नॉट अबाउट बीजेपी, इट इज अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पावर की पूजा होती है। बात वो बोली जाती है जिससे कुर्सी बची रहे, ना कि वो जो सच या झूठ है। नॉट ओनली बीजेपी, ऑल्सो टीएमसी भी करप्शन में कुछ पीछे नहीं है। एक स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कई सारे लीडर्स की कई सारे वीडियो सामने आए थे जिनमें वो ओपनली रिश्वत मांग रहे हैं। पर ममता बनर्जी सरकार ने अपने लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उस जर्नलिस्ट पर ही एक्शन ले लिया जिसने वो स्टिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था। और इस स्टिंग ऑपरेशन में एक वीडियो सामने आया था शुभेंदु अधिकारी का, जिसमें वो घूस मांगते हुए दिख रहे थे। पर सिटिंग एमपी और एमएलए पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले लोकसभा के स्पीकर की परमिशन ली जाती है, जो कि सीबीआई को मिली नहीं। और क्या लगता है कि मिलेगी? नहीं। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा कि परमिशन क्यों नहीं मिली और आगे क्यों नहीं मिलेगी। 2014 से ईडी ने 121 प्लस लोगों के खिलाफ करप्शन के लिए इन्वेस्टिगेशन करी, जिसमें से 115 लोग सिर्फ ओपोजिशन के थे। और ये बात सुनकर शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले 78 सालों में वो विकास क्यों नहीं हुआ जो हो सकता था। बदलाव आएगा तो आएगा कैसे? लुक एट द पीपल इंडियंस आर चूजिंग। पर इतना सुनकर ये मत सोचना कि करप्शन सिर्फ ओपोजिशन में है, बीजेपी में नहीं है। एक्चुअली में 2014 से 25 ओपोजिशन लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन करी है, जिसमें से 23 लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्लीन चिट दे दी गई है। पार्टीज के डोमिनेंस की वजह से पिछले 78 सालों में देश वैसे ग्रो नहीं हुआ जैसे हो सकता था। और आज भी वही डोमिनेंस बीजेपी का है, जहां पर लोग वोट देने से पहले सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल देखते हैं, ना कि उस लीडर को जिसको वो वोट दे रहे हैं। और डोमिनेंस की वजह से किसी स्पेसिफिक राज्य की क्या हालत हो सकती है वो देखना और भी जरूरी है। भारत के सबसे गंदी जगहों की लिस्ट पर एक बार नजर डालो। भटपुरा, कोलकाता, कंचनपारा, भेड़नगर, इशरा, आसनसोल, कृष्णानगर, लिस्ट और भी लंबी है, पर ये भारत की टॉप डर्टीएस्ट प्लेस में से एक है। और ये सारी की सारी एक ही राज्य में मौजूद हैं, जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। कम्युनल वायलेंस में, डोमेस्टिक वायलेंस और एसिड अटैक्स में बंगाल पीछे नहीं है, ना ही बंगाल पीछे है करप्शन में। लोगों के पास जॉब है नहीं, सेफ इन्वायरमेंट है नहीं, तो राजनीति हो किस बात पर रही है? प्रथा चटर्जी, अनुव्रता मोनल, श्रीशेंदु अधिकारी, इन सब लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस हैं और ये सारे के सारे लोग टीएमसी के हैं। कई सारे कन्विक्टेड हैं, कई सारों पर कार्यवाही चल रही है। और देखो, बंगाल में किसी तरह का विकास और बदलाव नहीं दिख रहा। इसके बावजूद भी आखिर क्यों लोग टीएमसी को चुन रहे हैं? इस पर बीजेपी के लीडर अमित शाह ने खुलकर यह कहा कि बंगाल की सरकार बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को इल्लीगली आधार कार्ड और वोटर कार्ड देती है ताकि उनकी सरकार बनी रहे और कुर्सी बची रहे। ये बात आपको सच लगती है, झूठ लगती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये तो सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स का एक ट्रेलर मात्र है। आगे हम अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन से लेकर हर चीज के बारे में खुलकर बात करेंगे और हर बार पॉलिटिक्स बीच में आएगी। कई लोगों को लगेगा कि मैं बीजेपी को टारगेट कर रहा हूं, पर सच ये है कि देश में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी की ही होती है। जब किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी तो रूलिंग पार्टी बीच में आएगी ही आएगी, चाहे रूल बीजेपी का हो या कांग्रेस का। यहाँ पर सवाल स्पेसिफिकली बीजेपी पर खड़े नहीं किए जाएंगे, बल्कि रूलिंग पार्टी पर खड़े किए जाएंगे। जब भी कोई पॉलिटिशियन हमसे वोट मांगता है तो वो वोट के साथ साथ हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मांगता है इस देश की और हमारे टैक्सेस को अच्छे से मैनेज करने की। और ये जो टैक्सेस हम पे करते हैं उसके बदले हम एक सेफ और अच्छा एनवायरनमेंट, मॉडरेट हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, पर क्या वो हमें मिलती है? नहीं। आप एक अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड कर पाओ क्या उसके लिए आपको वैसी एम्प्लॉयमेंट मिलती है? अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल सके क्या आपको उसके लिए अच्छी एजुकेशन मिलती है? नहीं। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम पर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में अब बात कर ही लेते हैं। सो एजुकेशन इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द बेस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, बट लेट्स सी दैट हाउ आवर गवर्नमेंट ट्रीट्स इट। लेट्स सी। नेशनल एजुकेशन रिकमेंडेशन की पॉलिसी के हिसाब से एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल जीडीपी एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए, पर खर्च किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 के बीच, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 से 3 के बीच ही होता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जितना दिया जा रहा है उतना भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा जल जाता है करप्शन की आग में। दिसंबर 2022 झारखंड मिड डे मील स्कैम कॉस्ट 100 करोड़, महाराष्ट्र मिड डे मील स्कैम कॉस्ट 100 करोड़। जुलाई 2022 एसएससी स्कैम वेस्ट बंगाल, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम वेस्ट बंगाल 2022। ये सारी खबरें तो सामने हैं इसलिए हमें पता है, पर कई सारी खबरें तो कभी सामने आई ही नहीं और कई सारी खबरें कभी सामने आएंगी नहीं। छोटे गांव और कस्बों के स्कूल्स में स्पोर्ट फैसिलिटी नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, पर सरकारी टीचर की सैलरी एटलीस्ट 30 से 60 हजार के बीच तक होती है और 90 हजार तक देखी जाती है। और 60 से 90 हजार तक की सैलरी पाने वाला ये टीचर आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाता है जो कि दशकों से नहीं बदला गया। लिटरली 10वीं और 12वीं के बच्चों को नंबर्स के पीछे भगाया जाता है। कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने की ना तो बात की जाती है और ना ही मौका दिया जाता है। साफ शब्दों में कहें तो इन लोगों को कुछ नया सिखाने और सीखने से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ 10वीं और 12वीं खत्म करके कुछ खास बच्चे आईआईटी और आईआईएम जैसे कॉलेजेस में जाते हैं,
जिन पर पैसा होता है वो विदेश जाते हैं पढ़ने, क्योंकि इस देश में डिग्री मिठाइयों की तरह बढ़ती है, इसीलिए इस देश में बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ रहा है। और इसी के साथ हम चलते हैं इस देश के सबसे जरूरी मुद्दे बेरोजगारी पर। अब बेरोजगारी हो या शिक्षा या देश की कोई भी प्रॉब्लम हो, रिस्पॉन्सिबल रूलिंग गवर्नमेंट को ही ठहराया जाएगा। जिनको रूलिंग पार्टी पसंद है वो शायद ऑफेंड हो सकते हैं, पर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ऑफ कोर्स रूलिंग गवर्नमेंट की। इवन उनका दिया हुआ पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, यहाँ पर करप्शन मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रूलिंग गवर्नमेंट की ही है। एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। The most dangerous thing for any country is when you have educated people selling pohas and teas. इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। इवन ग्रेजुएट लोगों में ये दर 29% तक पहुंच चुकी है। अगर नौकरी दिलाने के वादे सरकार के हैं तो न मिलने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की ही होगी। हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन में कैसे ये जताया गया कि बीजेपी के आने के बाद नौकरी की एक लहर आने वाली है, पर आज हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में नंबर 1 पर है। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। अब जाग उठा है हरियाणा। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में जब 368 जॉब पीओन के लिए निकाली गई तो उसके लिए 23 लाख आवेदन भरे गई। इंडियन रेलवे के ग्रुप एम्प्लॉयज के लिए जब 63,000 जॉब्स निकाली गई तो उसके लिए 2.5 करोड़ आवेदन भरे गए। बिहार पुलिस में जब कांस्टेबल के लिए 9,900 जॉब्स निकाली गई तो उसके लिए 11 लाख आवेदन भरी गई। इन पीओन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वालों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों शामिल होते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश का युवा जो ग्रेजुएट है वो कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है। जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स पाए जाते हैं, जिस देश में लाखों बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उस देश में आखिर इतनी बेरोजगारी कैसे फैल सकती है? अगर बात करें डॉक्टर्स की तो देश में एटलीस्ट 48,012 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में आज अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के लिए। वहीं अगर प्राइवेट की मिला दें तो ये हो जाती है 1,06,333। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स नहीं है, प्राइवेट में अफोर्ड करना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। बचे कुछ एक्सीलेंट बच्चों की सीट्स ये रिजर्वेशन नाम का दीमक खा जाता है। रिजर्वेशन की वजह से ही आज भारत रिसर्च के मामले में जापान से भी पीछे है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में मेहनत करता है सिर्फ उसको कास्ट के बेसिस पर उसकी सीट नहीं मिलती। नॉट ओनली डॉक्टर्स बल्कि इंजीनियर्स का भी देश में बहुत बुरा हाल है। देखते हैं आगे। साल 2018 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुल सीट 14,65,873 जो कि 2021-22 में घटकर रह गई 12,53,337, यानी कि 33.6% की गिरावट देखी गई सीट्स में। पर सीट्स कम होना प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में बात तो यह है कि एग्जिस्टिंग सीट्स भी हर साल पूरी तरह से नहीं भरी जाती। साल 2017-18 में एटलीस्ट आधे से ज्यादा सीट्स खाली थी। साल 2018-19 में 48.6% सीट्स खाली थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। वहीं 2021-22 में इंजीनियरिंग कॉलेज की 33% सीट्स खाली थी। जब देश में लाखों बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट्स खाली क्यों हैं? इसका रीजन ये है कि सबसे पहली रीजन आती है हाई फीस। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। इवन इफ यू कैन अफोर्ड हाई फीस, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपकी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अक्सर पुअर क्वालिटी एजुकेशन देखी जाती है, और अगर आपको पुअर क्वालिटी एजुकेशन वाली बात झूठ लगती है तो थोड़ा और मेरी बात सुनो। अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट ओनली 3.84% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल है सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स के लिए। ओनली 3% इंजीनियर्स के पास मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियरिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स होती हैं। 37% इंजीनियर्स आज एररलेस कोड तक नहीं लिख सकते, जो कि चाइना में सिर्फ 10.35% है। और इसका नतीजा आज ये है कि 80% से ज्यादा इंजीनियर्स आज एम्प्लॉयबल ही नहीं है। यानी कि सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि देश में जॉब्स नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि देश में जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनको करने के लिए जो लोग अवेलेबल हैं वो जॉब के लायक ही नहीं है। पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रही। इसका डेटा अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडेज रिपोर्ट एटलीस्ट 9.64 लाख वैकेंसीज आज सेंट्रल गवर्नमेंट में मौजूद है। पर क्यों लोगों को जॉब नहीं मिल रही, क्यों वैकेंसीज नहीं निकल रही? ये सवाल आप उस सरकार से पूछिए जिस सरकार को आपने चुना था। और अगर सरकार कुछ करती है आपके लिए तो कॉन्ट्रैक्टर और नीचे बैठे लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक आपका हक ना पहुंच पाए। और अगर ऐसा चलता रहा तो क्या अशिक्षा बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्या बेरोजगारी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जॉब क्राइसिस तो आएंगे ही आएंगे, देश में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाएंगे। एंड बाय रीडिंग ऑल दैट स्टफ वी कैन क्लियरली से दैट इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग फॉर श्योर। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। अभी तो हम करप्शन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर, क्राइम पर, इनजस्टिस पर, सब टॉपिक्स पर बात करेंगे और पूरी तरह खुलकर बात करेंगे, नाम लेकर बात करेंगे। हर उस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा जिसने करप्शन किया है। ज्यादा से ज्यादा डेटा जो मौजूद था मैंने वो जमा करके ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट एक बार में देखेंगे इस देश के करप्शन को, साथ ही देखेंगे वर्स्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को, साथ ही सत्ता में बने रहने के लिए जो गेम खेला जाता है डिवाइड एंड रूल वाला, उसको हम खुलकर एक्सपोज करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए। 80% ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिनिमम स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। इक्विपमेंट और फैसिलिटीज तो दूर की बात है। अब मैं यहाँ पर सारे हॉस्पिटल्स को खराब नहीं कह रहा, पर 140 करोड़ वाली आबादी वाले देश में गिने चुने हॉस्पिटल्स का अच्छा होने से कुछ नहीं होता और ना ही हो सकता है।
इस देश में 23 करोड़ से अधिक लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। एक व्यक्ति की एवरेज इनकम महज 1.8 लाख रुपीस पर ईयर रह गई है। ऐसे में आखिर कैसे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर पाएंगे? और मैं यहाँ पर जबरदस्ती पैसे का इंतजाम करने को नहीं कह रहा, पर जितना दिया जा रहा है उस पर नजर रखी जाए कि वो लोगों तक पहुंच रहा है या करप्शन की आग में जल रहा है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की जान बचाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर रिलाई कर सकते हो? शायद नहीं। ये बात अलग है कि आप किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर एक अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद है, पर उन छोटे गांव और कस्बों का क्या जहाँ पर ना डॉक्टर का पता है, ना इलाज का पता है, ना दवाइयों का पता है। और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो कभी आप छोटे कस्बे या गाँव को विजिट करके उनके हॉस्पिटल को विजिट जरूर करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। और अगर इतना सब हो रहा है then why the hell the government is not taking action to bring changes, and if the government is taking action to bring changes then why the changes are still invisible? और अगर अपने कमरे की चार दीवारी में बंद होकर आपको ये लगता है कि देश में करप्शन नहीं है तो थोड़ा करप्शन का डेटा भी देख लो। भारत आज करप्शन के मामले में 96th पोजीशन पर है आउट ऑफ 180। 2024 की इकोनॉमिक्स टाइम की इस रिपोर्ट को देखिए, 40% ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। यानी कि 543 में से 251 पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिनमें से 23 लोग कन्विक्टेड हैं। दिल्ली इलेक्शन 2025 में 66% ऑफ एमएलए पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और ये क्रिमिनल्स आज की तारीख में देश चला रहे हैं। देश के पॉलिटिशियंस के पास आज इतना पैसा है जितना किसी भी एक्टर, प्रोड्यूसर या फिर बिजनेस टाइकून के पास नहीं है। नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर, अगर आपका पॉलिटिकल लीडर से कोई रिलेशन है तब भी आपकी नेटवर्थ ज्यादा ही होती है। इंडिया में पराग शाह की टोटल नेटवर्थ कितनी बताई जाती है? 3,383 करोड़। और रिचेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नेटवर्थ कितनी बताई जाती है? 292 करोड़। लाइक इंडियन पॉलिटिक्स लिटरली एक गटर है जिसमें रहने वाले कीड़े देश चला रहे हैं और खुद लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और इस देश के आम आदमी का खून चूसकर उसको गटर का कीड़ा बनाकर छोड़ रहे हैं। और ये सुनकर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? टैक्सेस से। जब आप पैसा कमाते हैं तब टैक्स देते हैं, जब आप उस पैसे से कार खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, उसके बाद रोड टैक्स, टोल टैक्स, इंश्योरेंस टैक्स, पेट्रोल और डीजल पर सेस और वैट, हर तरह से आपसे टैक्स वसूला जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम है, टैक्स तो लिया ही जाएगा, पर क्या उस टैक्स के बदले में हमें वैसी फैसिलिटीज मिल रही है? सिक्योर एनवायरमेंट, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है? नहीं मिल रही। इस देश के 67 मिलियन लोग इस देश का 64% टोटल टैक्स देते हैं। वहीं मिडिल क्लास आदमी टैक्स में 33% की हिस्सेदारी रखता है। पर इस देश की 77% वेल्थ तो सिर्फ 10% लोगों के पास है, पर वो लोग कितना टैक्स देते हैं? सिर्फ 3%। यहाँ पर खुले तौर पर आम आदमी का खून चूसा जा रहा है, उसके बदले उसको कुछ दिया भी नहीं जा रहा। अब ये जो टैक्स आप पे करते हो ये निकलकर सीधा किसी पॉलिटिकल लीडर की जेब में नहीं जाता, बल्कि सरकार के पास जाता है डेवलपमेंट के लिए। और जब ये पैसा डेवलपमेंट के लिए बाहर आता है उसी वक्त इस पैसे को पचा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि अगर किसी हाईवे के लिए पैसा निकाला गया तो सबसे पहले वो नीति आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोक कार्य विभाग से होकर गुजरेगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। रोड बनने के बाद उस रोड की इंस्पेक्शन करी जाएगी और अगर इंस्पेक्शन वाले बिक गए तो फॉर श्योर वहां पर घोटाला होना तय है। और अगर आपको ये करप्शन वाली बात झूठ लगती है तो सुनो, मुकेश चंद्राकर नाम के आदमी ने 120 करोड़ का रोड स्कैम एक्सपोज किया तो उसके टुकड़े करवाकर उसको सेप्टिक टैंक में चिरवा दिया गया। दिल्ली, राजकोट, जबलपुर में ना जाने कितने एयरपोर्ट सिर्फ बारिश की वजह से लोगों के सिर पर गिर पड़ी। बिहार में 17 दिनों में लगातार 12 ब्रिजेस एक बार में गिर गई। 2022 में गुजरात में मोरबी ब्रिज गिरने से 141 लोग मारे गए। और ये सब क्यों हो रहा है? करप्शन की वजह से। और करप्शन दूर होगा कैसे जब मेजॉरिटी पॉलिटिकल लीडर ही करप्ट हैं? और ये सारे एग्जांपल रिसेंट हैं जिससे पता चलता है कि हमारे देश के सिस्टम को करप्शन से कोई खास लेना देना है ही नहीं। इवन सिविल सर्वेंट्स भी अब इस करप्शन की दौड़ में पीछे नहीं है। समीर बिश्नोई, पूजा सिंघल, के राजेश, नीरा यादव, बाबूलाल अग्रवाल, राकेश बहादुर, कौन है ये लोग? ये लोग इस देश के आईएएस ऑफिसर हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इनमें कुछ उन केसेस के लिए कन्विक्टेड भी हैं। और किस तरह के केसेस चल रहे हैं भाई साहब? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर इंस्पेक्शन वाले मान गए तो फॉर श्योर करप्शन होगा ही होगा। और आईएएस ऑफिसर के पास ऐसी कई सारी पावर्स होती है जिनका अगर वो मिसयूज कर ले तो फॉर श्योर वो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर सकता है। पर आखिर इस सबकी पड़ी किसको है? किसी को नहीं। गवर्नमेंट इस सबको लेकर कुछ कर नहीं रही। तो राजनीति किस बात पर हो रही है? असल में इस सवाल का जवाब मौजूद है। राजनीति हो रही है डिवाइड एंड रूल पर। और डिवाइड एंड रूल वाला गेम इंडिया में बहुत ही सिंपल है, जहां पर आपको मुस्लिम को विक्टिमाइज और हिंदू को थ्रेटेंड फील करवाना है। और ऐसा करवा के वोट लूटने हैं और वोट लूटे जा रहे हैं। धर्म बचाने की आड़ में आज देश लूटा जा रहा है। जहां पर हिंदू मुसलमान से काम नहीं बनता वहां पर भाषा को विवाद बनाया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे आगे हैं आज की तारीख में। जहां पर भाषा बचाने के लिए ये लोग दूसरे लोगों से जबरदस्ती करते हैं उनकी भाषा बोलने के लिए, उन्हें मारते पीटते और पब्लिक प्लेसेस को डैमेज करते हैं। कि अगर तुम्हें शहर में रह के करना नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप ने क्या थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? मराठीत बोला. नहीं बोलते. मराठीत बोला. मराठी शिकायचं.
सकते हैं। मतलब एक तरह से सिर्फ कुर्सी के लिए लोगों के मन में जहर भरा जा रहा है उन लोगों के प्रति जो उनकी भाषा नहीं बोलते। महाराष्ट्र में एक आदमी ने 9 महीने का बच्चा थामी हुई एक औरत को अपने परिवार के साथ मिलकर पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक्सक्यूज मी बोल दिया, ताकि मराठी में वो बोला जो उसे बोलना चाहिए था उन लोगों के हिसाब से। अब हिंदी इंग्लिश जिन जगहों पर लिखी है आप उन जगहों को तो तोड़ दोगे, पर नोट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी है, क्या आप उसे जला दोगे? नहीं। फोन और कंप्यूटर में और कोडिंग लैंग्वेज में पूरी तरह से इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप उसको मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते। ये तो बस एक साजिश है कुर्सी पाने की और देश को खोखला करने की। और राजनीति धर्म, जाति और भाषा पर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि करप्शन पर कंट्रोल नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं है, क्राइम पर कंट्रोल नहीं है, टेररिज्म पर कंट्रोल नहीं है, हेल्थ केयर और एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी है नहीं, तब कुर्सी बचाने और राजनीति करने के लिए बचेगा क्या? धर्म, जाति और भाषा जिस पर खुलकर आज राजनीति हो रही है। और इतना सब सुनकर और देखकर आपको क्या लगता है? इज इंडिया रियली डिस्ट्रॉइंग? अपना जवाब आप कमेंट में जरूर बता देना। देखो, बताने को अभी मेरे पास बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसकी वजह से हम अगले पार्ट में आपसे इस बारे में और डिस्कशन करेंगे और बहुत सारा डेटा मैं आपको शो करूंगा। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में अपना जवाब जरूर लिख देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों की भी आंखें खुल जाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।